हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपका पेपर बहुत जल्दी होने वाला है, बस कुछ ही समय रह गया है, कुछ ही दिन रह गए हैं। तो इसके लिए आपके अपने चैनल सक्सेस मंत्रा के द्वारा ये मुहिम चलाया गया है कि प्रैक्टिस शीट चलाया जा रहा है एडुटेरिया का, जो कि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस शीट नंबर 9 लेकर आ गया हूँ। उससे पहले की गाइज, अगर आपने प्रैक्टिस शीट नंबर 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। इसमें कुल 80 प्रश्न को उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जो आपके प्रश्न होंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और साइंस के प्रश्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपका पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे, प्रैक्टिस शीट नंबर 9 का पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे, जो कि आपका ये पहला प्रश्न करंट अफेयर्स का ही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है? तो ये है द्वारक एक्सप्रेसवे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर लंबा दिल्ली में द्वारका को गुड़गांव में खिरका दौला टोल प्लाजा से जुड़ेगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये सात्विक साईराज को और चिराग शेट्टी को प्रदान किया गया। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी, बी और सी, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि दोनों खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, 10 निम्नलिखित पुस्तकें उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? द हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, जो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कारगिल, इन द वर्ड्स ऑफ ए ट्रेवलर, जो कि ऋषिराज जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एवं मानसून, ए पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, जो कि अभय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी, जो कि उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है? तो ये बांग्लादेश ने रखा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही हुमान या ओमान, आपका ये ईरान ने रखा है। अगला प्रश्न, हाल ही में अटल भूजल योजना को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो ये 2020 में शुरू हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन ने विश्व की पहली एकीकृत रक्त संग्रह ट्यूब निर्माण की है? तो ये है CML बायोटेक लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे GSLV M3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था एवं इसके लैंडर का नाम विक्रम था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी तीनों सुमेलित हैं, सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीतने वाले R रवि कन्नर हैं। तो ये हैं ऑन्कोलॉजिस्ट से संबंधित। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये पद्मश्री सम्मानित हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जिनका हाल ही में भारत में उद्घाटन किया गया था? तो ये है चिनाब रेलवे ब्रिज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह रेलवे ब्रिज 3 किलोमीटर लंबा और 1178 मीटर ऊंचा है, जो कि जम्मू कश्मीर के 2 हिस्सों को जोड़ता है। इस पुल का एक हिस्सा सियासी और दूसरा पुल हिस्सा जो कि उधमपुर में है। अगला प्रश्न, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो ये जगजीवन राम को सौंपा गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम सरकार का गठन, जो कि 2 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा से हुआ था। उस समय राजेंद्र प्रसाद को गृह मंत्रालय मिला था खाद्य और कृषि, और जगजीवन राम को श्रम विभाग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? तो पहले ग्राम सभा होगा, फिर पंचायत समिति होगा और फिर जिला परिषद होगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो ये दिसंबर 1946 ईस्वी में।
पहली बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, लेकिन दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना हुई थी? तो यह है ग्राम कचहरी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम कचहरी में आपका सरपंच पंच से मिलकर बनता है। ग्राम कचहरी का क्षेत्र जो कि ग्राम पंचायत होता है एवं ग्राम कचहरी में ही पंच और सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न, पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो ये 1993 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 को, जो कि 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा LM सिंधवी समिति की सिफारिश पर किया गया था। 73वें संविधान संशोधन जो कि निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक था, इस पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 103 के अनुसार एवं इसका सत्यापन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और उसका निर्णय जो कि अंतिम होता है। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 21 के ए में है। अनुच्छेद ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के बारे में बताता है? तो ये भाग आपका 2 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 5 में भारत में एकल नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न, एवं पहला आपका जो कि संघ राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताता है? तो यह है 3री अनुसूची। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची में जो कि संघ राज्य का क्षेत्र का वर्णन किया गया है एवं 3री अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में डैश द्वारा मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो ये निकेल एवं फेरम की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पृथ्वी मुख्यतः 3 परतों में बांटी गई है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, जिसे हम भूपटल कहते हैं। और अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? तो ये है आयाम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि जो कि एक प्रकार की विक्षेप है, जो कि ठोस द्रव या गैस से होकर संचारित होता है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। अगला प्रश्न, कॉस्मिक किरणें हैं, तो ये आवेशित तथा अनावेशित दोनों में हो सकती हैं। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं जो अंतरिक्ष से बड़ा भाग में उत्पन्न होते हैं। इसकी गति प्रकाश की गति के समान होती है और ये पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हर्ट्ज स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है? तो ये 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इसकी खोज न्यूटन ने की थी। अगला प्रश्न, घड़ी में प्रयोग होने वाली क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अयस्कों का भर्जन क्यों किया जाता है? तो ये सल्फर निकालने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भर्जन जो कि सल्फाइड अयस्क को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो ये है एक्स किरणें। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक्स किरणें के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न,
ट्यूबलाइटों तथा प्रज्वलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बना होता है? तो ये सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट, यानी इनमें से सभी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कच्चा चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? तो है एनिमल का चारकोल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन पदार्थों के व्यंजन में पाया जाता है एनिमल चारकोल। कच्ची चीनी का रंग जो कि विहीन करने में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है? तो ये है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी HgS। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3, जिसे हम सोडा कहते हैं। अगला प्रश्न, किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो आपका ये जिंक ऑक्साइड है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड के साथ आपका सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O2 एवं बेरियम BuO2 एवं सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O, ये सारे पदार्थ का उपयोग किया जाता है बर्तनों को चमकीला करने के लिए। अगला प्रश्न, निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? तो ये हाइड्रोजन में नहीं होता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है। किसी परमाणु के नामिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या जो कि उस तत्व के परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। अगला प्रश्न, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है? तो ये कैलकुलेटर में, ट्रांजिस्टर में और कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में यानी उपयुक्त सभी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है जिसमें निकल हाइड्रोक्साइड और कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, रॉबर्ट वेबस्टर कौन से क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ये है इन्फ्लुएंजा वायरस के रूप में कार्य के लिए जाना जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा के वायरस जो कि H5N1 की पहचान कर उसे अलग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो आपका ये स्टेपीज है, जिसे हम कान की हड्डी बोलते हैं। और सबसे बड़ा हड्डी आपका ये फीमर है जो कि जांघ में पाया जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में लसिका कोशिका बनती है? तो ये तिल्ली में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लसिका कोशिका जो कि एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं एवं इसका निर्माण तिल्ली थाइमस ग्रंथि, लसिका ग्रंथि एवं अस्थिमज्जा द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, सांप के जहरीले दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं? तो ये जंबिक दंत के। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मैक्सिलरी दांत जो कि जंबिका दंत ऊपरी जबड़े में स्थित विष ग्रंथियों से संबंधित है। अगला प्रश्न, सेब के फल में लाली का क्या कारण है? तो ये एंथ्रोसायनिन नामक जो कि वर्णी लवक है। लाल नारंगी रंग के वर्णक जैसे गाजर में कैरोटीन और टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? तो ये पेनिसिलिन है। एंटीबायोटिक का उपयोग जो कि बैक्टीरिया जनित बीमारियों के उपचार में होता है। पेनिसिलिन के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरामाइसिन है। एस्पिरिन और पैरासीटामोल जो कि बुखार, शरीर दर्द निवारण में इसका उपयोग होता है। अगला प्रश्न, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है? तो नाइट्रोजन की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है? तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था तथा यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाजों को 7 भागों में विभाजित किया था, जो इस प्रकार हैं: दार्शनिक, किसान, चरवाहा एवं शिकारी, व्यापारी, सैनिक, जासूस एवं सभासद या मंत्री। अगला प्रश्न, मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती है? तो ये सनेह चिन्ह के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुस्मृति में स्त्रियों और पुरुषों को संपत्ति अर्जित करने के लिए उपायों का उल्लेख भी मिलता है। अगला प्रश्न,
दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो ये गोपुरम कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? तो ये असम का वर्मन राजवंश से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि वर्मन राजवंश के शासकों का वर्चस्व था एवं इस वंश का शासक पुष्यवर्मन था। कनौज के शासक हर्षवर्धन के समकालीन भास्कर वर्मन इस वंश का अंतिम शासक महान शासक था। बाणभट्ट के रचयिता हर्षचरित में इसका वर्णन है। भास्कर वर्मन के हर्षवर्धन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो धौलावीरा कच्छ जिला, मनावली जो कि हरियाणा के हिसार जिले, लोथल तो गुजरात का अहमदाबाद एवं कालीबंगन हनुमानगढ़। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी 3241 आपका ये हड़प्पा स्थल है, जिसका आधुनिक नाम दिया गया है। लोथल गुजरात जो कि अहमदाबाद जिले के भगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, फर-ए-इज़्दी का विचार जो कि मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया है? तो यह है शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ है? तो ये है रॉबर्ट सत्याग्रह। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार जो कि 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित हुई थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग में सभा में आयोजित की गई थी। जनरल डायर के निर्देश पर इस सभा में गोलियां चला दी गई थी, जिसमें लगभग 900 से अधिक लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो तुलकाबाद किला का निर्माण 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है, तब मुगल शासक शाहजहाँ द्वारा 1638 ईस्वी में लाल किला का निर्माण शुरू करवाया गया था, लेकिन 10 साल बाद 1648 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ था। कुतुब मीनार जो कि ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार, इसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर है। फतेहपुर सिकरी 1569 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की प्रमुख स्थापत्य संरचना है, जो कि इसे अकबर के शासनकाल में बनवाया गया था। तो इस प्रकार 3142 ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जो कि दोनों में सेम ही है। तो यह भी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो हसन निजामी जो कि ताजुल मासिर है, ख्वादमीर तो ये कानून हुमायूनी, मोहम्मद काजी ये आलमगीरनामा एवं भीमसेन ये नुस्खा ये दिलकुशा है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 4312 सही उत्तर हो जाएगा। ख्वादमीर ने जो कि कानून हुमायूनी नामक पुस्तक लिखी थी, जिससे हुमायूंनामा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत में एकता का क्या अर्थ होता है? तो ये सैन्य अधिकारियों को समानुदेशित विभिन्न प्रादेशिक इकाइयों से प्राप्त भू राजस्व करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं एकता व्यवस्था की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को उनके लागू किए जाने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो द कॉर्नवालिस कोड जो कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में कराया था। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में लागू हुआ था। उसके बाद द इंडियन फैक्ट्री या भारतीय कारखाना अधिनियम आपका ये 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लागू हुआ था। एवं पार्लियामेंटो रिफॉर्म 1909 में भारत परिषद अधिनियम जो कि ये पार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है। तो इस प्रकार 4213 तो चलिए देखते हैं इसका 4213 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1870 के दशक में बम्बई सचिवालय का विकल्प डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये एच सेंट क्लियर विकिल्स ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
वर्ष 1921 में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वाया और धोती लंगोटी पहनना आराम कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहुंचाने जा सके? तो ये दक्षिण भारत में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो तमिलनाडु के मदुरई शहर में ये शुरू किया था 1921 में। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को इनमें से किसने स्थापित किया था? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942 में, जो कि अम्बेडकर जी ने निम्न जातियों के अधिकारों को दिलाने के लिए विभिन्न स्तर पर संघर्ष किए हैं। अगला प्रश्न, कलकत्ता में महाकाली पाठशाला की संस्थापिका कौन थी? तो ये थी संत माताजी महारानी तपस्विनी ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1893 ईस्वी में लड़कियों के लिए कलकत्ता में महाकाली पाठशाला की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न, मुद्रा और मूल्यन का परिणाम होता है तो निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उद्देश्य है कि आयात कम करना, निर्यात को बढ़ावा देना और भुगतान संतुलन करना होता है। भारत में 1949 में, 1966 में, 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। अगला प्रश्न, हस्य निर्यात और हस्य आयात के अंतर को क्या कहते हैं? तो ये व्यापार शेष कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक यानी सौदेबाजी पार्टनर उस समय 2020 में चीन था, और अभी भारत रसिया और अफ्रीका के लिए उन्मुख हो रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो यह है कटौती प्रस्ताव। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं मांग निक्षेप। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है तो ये थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रास्फीति जो कि मुद्रा का मूल्य घट जाता है तो वस्तु की तुलना में मुद्रास्फीति वही होती है। अगला प्रश्न, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये गॉडगिल के मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1969 से 74 के बीच में यह गॉडगिल मॉडल आधारित थी, जो कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य था विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना में भारत की कृषि दर सर्वाधिक रही थी एवं इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने को थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम इस योजना में लागू किए गए थे। अगला प्रश्न, गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये प्रोफेसर रेगनर नरकसे ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कम आय का स्तर कम आय वाले निवेश और बचत की ओर ले जाता है, इसलिए निवेश की दर कम होगी जिससे उत्पादकता दर में कमी आएगी और जिससे फिर से कम आय होगी। अगला प्रश्न, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी एवं इसकी स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो ये कथन सभी कथन सत्य हैं, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिवरामन समिति की अनुशंसा पे 12 जुलाई 1992 को किया गया था। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो ये 80.9%। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही महिलाओं की साक्षरता दर 64.6% थी। ओवरऑल कुल साक्षरता दर की बात करूं तो 73% थी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था? तो ये है पीसी महालनोबिस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली की संरचना का निर्माण हुआ तथा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसे हम CSO की स्थापना भी की गई थी। अगला प्रश्न, एजेंडा 21 घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से है? तो यह है पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना एवं प्रथम पृथ्वी जलवायु शिखर सम्मेलन वार्ता जिलिनोडियो जो कि 1992 में ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक है? तो ये है बर्फ़ चादरें और बर्फ़ के काम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है? तो ये संवैधानिक निकाय हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो कि भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है एवं इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कोड की सहायता से उत्तर चुनिए। डोमिया सियाट, ये मेघालय। लंबापुर आपका ये आंध्र प्रदेश जो कि तेलंगाना में है। रोहिल राजस्थान एवं गोगी ये कर्नाटक में यूरेनियम केंद्र है। इस प्रकार आपका 3412 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है। तो वन्यजीव के आवास का कानूनी संरक्षण, संकटग्रस्त वन्यजीव के शिकार का प्रतिबंध एवं वन्यजीव के अंगों के आकार पर रोक। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी 1, 2, 3 जो कि आपका भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है? तो ये है हिमाचल प्रदेश की वनस्पति। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक अयस्क के नाम से जाना जाता है? तो ये है हेमेटाइट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हेमेटाइट यानी Fe2O3 एवं मैग्नेटाइट यानी Fe3O4 आयरन का प्रमुख अयस्क है। अगला प्रश्न, और एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। अगला प्रश्न, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो ये है इल्तुतमिश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंध पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? तो ये विश्व बंधुत्व। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दीन ए इलाही जो कि 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा शुरू किया गया यह धर्म था। इस धर्म के प्रथम अनुयायी बीरबल था, जबकि अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो ये है माउंट नाग टिब्बा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाग टिब्बा जो कि उत्तराखंड में निम्न हिमालय के पर्वत चोटियों में से एक है। हिमाचल में दुनिया की कई सबसे ऊंची चोटियों स्थित है, जिसमें आपका नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, माउंट मकालू, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा शामिल है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो यह है अकाबा की खाड़ी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकाबा की खाड़ी लाल सागर के उत्तरी भाग में, प्रायद्वीप की पूर्व में और पश्चिम में एक बड़ी खाड़ी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन यूरोपीय देश है? तो ये बुल्गारिया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूडान जो कि बेनिन तथा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश है। बुल्गारिया का क्षेत्रफल 11,09,994 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो कि ये यूरोप का 16वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सफरुद्दीन अहमद बिन अहिया मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो ये फिरदौसी से था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिरदौसी सिलसिला की कर्मभूमि बिहार थी। भारत में सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली समुदाय चिश्ती थी एवं सुहारवार्दी सिलसिला ने
राजकीय संरक्षण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में रियासत था? तो ये है गिद्धौर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के जमुई जिले में एक छोटा सा शहर गिद्धौर, जो कि 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन से पहले भारत में 563 रियासतों में से एक था। अगला प्रश्न, बिहार में ग्रामीण आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो ये 88.57% है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। बिहार में शहरी जनसंख्या तो अब घटा दीजिएगा तो 11.29% बच जाएगा 100 में से। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 80 प्रश्न समाप्त हो गए प्रैक्टिस सेट 9 का। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।